हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। तो प्राचीन भारत का इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। जिन दोस्तों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो पार्ट नंबर 1 जरूर देख ले, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पार्ट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको हम दोहरा लेंगे। तो ये हमारा आज का जो पार्ट नंबर 2 है, इस पार्ट नंबर 2 में हम सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ेंगे वो भी हम जानेंगे। किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, ये हमने पार्ट नंबर 2 में पढ़ लिया। अब चलो दोस्तों, ये देखिए कि आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था, उस पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले ये पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, इसका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या पढ़ा था, नामकरण पढ़ा था। तो ये भी ध्यान में रखिए कि पहले जो हमारा वीडियो था पहला, उस पहले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। इसके अलावा हमने यह भी देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह विस्तार क्या था, इस विस्तार के बारे में हमने चर्चा कर लिया। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वह कौन थे, निर्माता, इनके बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा कर लिया है। और एक चीज और पढ़ी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह लिपि किस प्रकार की थी, ये हमने चेक कर लिया। अब देखो, ये मैप दे रखा है इंडिया का। इस मैप में जब यदि इसका विस्तार के बारे में हम जाने तो एक बार हम वापिस इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो पिछला जो वीडियो था इसमें क्या क्या पढ़ा था। तो जो उत्तर में इसका जो विस्तार था उत्तर भारत में, तो वो था मांडा। मांडा था, वह मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। जो कौन सी नदी के किनारे है मित्रों, ये भी ध्यान में रखना, यह है चेनाब नदी के किनारे पड़ता है मांडा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है सबसे। अब इसके बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल आता है वह आता है एक यूपी के अंदर आता है, यूपी में, जिसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है मित्रों, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कहां पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे मित्रों, ये भी ध्यान रखिए, यह है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। अब जो इसका दक्षिणी स्थल है विस्तार में, ये आता है महाराष्ट्र में। कहां पे आता है, तो महाराष्ट्र में अहमद जो नगर जिला है महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर। अहमदनगर में महाराष्ट्र में पड़ता है। यह है गोदावरी की सहायक नदी, प्रवरा नदी के किनारे मित्रों। ये जो हमारा पूर्वी स्थल है इसका नाम क्या है, दयमाबाद है। क्या नाम है मित्रों, दयमाबाद। ये भी ध्यान में रखना है। और जो इसका जो विस्तार में हम बात करें, सबसे पश्चिमी स्थल, कौन सा स्थल है मित्रों, सबसे पश्चिमी स्थल ये माना जाता है। इस स्थल की हम यदि हम चर्चा करेंगे तो ये भी ध्यान में रखिए कि इस स्थल को ये आता है सुतका गेंडो। सुतका गेंडो जो पड़ता है वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है मित्रों।
ये भी कौन सी नदी के किनारे है? ये मित्रों ध्यान में रखना है, दशक नदी के किनारे, दशक नदी के किनारे। ये विस्तार में है, और विस्तार में हमने ये पढ़ा था कि इसका जो विस्तार था 12,99,699 वर्ग किलोमीटर यह था। या आज वर्तमान में इसको देखे तो 15,000 से या 20,000 लाख वर्ग किलोमीटर में ये आता है, मतलब 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है? विस्तार माना गया है। तो देखिए इसके विस्तार के बारे में, इनके नामकरण के बारे में, और इसकी खोज के बारे में, और इनके निर्माताओं के बारे में, इसकी लिपि के बारे में हमने पहले लेसन में या पहले वीडियो में जो कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, ये देखिए। आज हम पढ़ेंगे कि इसका नगर नियोजन क्या हुआ। क्या पढ़ेंगे मित्रों? नगर नियोजन, या इसकी हम पढ़ेंगे वह वास्तुकला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वास्तुकला। अब देखो नगर नियोजन और वास्तुकला में हम यह चीज देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के समय हमने जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों में उनका नगर नियोजन, नगर किस तरह से बने हुए थे, उन नगरों में वास्तुकला भवनों का निर्माण है जो किस प्रकार हुआ था, ये चीजें हम जरूर देखेंगे इस वीडियो में। तो अपने मित्रों के साथ में जरूर साझा शेयर करें ताकि कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में कोई भी बच्चा छूट ना जाए, वंचित ना रहे। अब देखिए आज हम इसका पढ़ेंगे नगर नियोजन, और क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला। इन नगर नियोजन और वास्तुकला में सबसे पहला हम नगर नियोजनों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में जो भवन निर्माण है इनके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में इनके सिंधु घाटी सभ्यता में जो सार्वजनिक निर्माण हुए थे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो विशाल स्नानागार थे उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अन्न के जो भंडार थे, और इसके बाद में सबसे लास्ट में जल निकास जो प्रणाली है उस जल निकास प्रणाली के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। तो मित्रों कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे विशेषताओं के बारे में पूछा जाए, चाहे इनकी विशेषताओं में, चाहे नगर नियोजन की विशेषताओं के बारे में पूछा जाए, चाहे वास्तुकला के बारे में पूछा जाए। तो एक कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे भारत सरकार का, चाहे इंडिया लेवल का हो, चाहे राजस्थान सरकार का, चाहे किसी भी स्टेट से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, एक न एक प्रश्न इस सभ्यता के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे नगर नियोजन की। अब देखो नगर नियोजन हमने एक भी चर्चा की है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उस खुदाई के समय जो हमें प्रमाण मिले हैं, उस प्रमाण के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वह दो भागों में विभाजित थे। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित। ये मित्रों ध्यान में रखें। अधिकतर जो नगर खुदाई में जितने भी नगरों की खोज की गई है आज तक, वह अधिकतर जो नगर हैं वह कितने भागों में विभाजित हैं? दो भागों में। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन या बस्तियां, इसका अन्य नाम भी आता है। सबारा की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की, उस पुस्तक में इस सभ्यता का नाम क्या दिया है? हड़प्पा सभ्यता दिया। क्या दिया है? हड़प्पा सभ्यता। तो ये भी ध्यान में रखिए। देखो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। ये एक इंपोर्टेंट क्या है? विशेषता है इसकी, इस नगर नियोजन की। जो नगर थे बड़े बड़े, वह नगर अधिकतर कितने भागों में विभाजित थे? दो भागों में विभाजित थे। एक तो था पूर्वी नगर, एक आता है पश्चिमी नगर। एक कौन सा आता है मित्रों? पश्चिमी नगर आता है। एक पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। अब जो ये नगर आपके सामने ये दे रखा है, चित्र दे रखा है इस नगर का, तो ये नगर मित्रों कौन सा है? ये नगर है
पश्चिमी नगर है। कौन सा नगर है ये? पश्चिमी नगर। अब देखो, इसका मतलब है जो पश्चिमी नगर था उसमें क्या बना हुआ था? दुर्ग बना हुआ था, दुर्गीकृत। इस पश्चिमी नगर में एक दुर्ग बना हुआ। इसका मतलब यह कौन सा आवास था? पुरोहित आवास था। अब माना जा सकता है, कह हम सकते हैं कि पुरोहित निवास करते थे, या राजाशाही राजा निवास करते थे, या इसके अलावा राजा के अलावा या कोई जनता, आम जनता के लिए जो मुख्य द्वार, या इसके अलावा वह था कोई संत, धार्मिक संत होते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं साधु संतों का। यदि धार्मिक पद्धति देखे तो बड़े बड़े संत यहाँ निवास करते थे। किंतु यह प्रमाण हमें ऐसे फैक्ट और फैक्ट के रूप से नहीं मिले हैं। ये हम नहीं कह सकते कि वहां की जो शासन पद्धति थी वो राजाशाही थी, या शासन पद्धति थी वो लोकतांत्रिक थी, या शासन पद्धति थी वो पुरोहित चलाते थे, या शासन पद्धति को, शासन व्यवस्था को कोई संत या धार्मिक कोई धर्म गुरु चलाता था, जिसे हम संत को क्या बोलते हैं मित्रों? धर्म गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म गुरु। कह नहीं सकते, ऐसा वास्तविक प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो पश्चिमी जो भाग था, उस भाग में क्या बना हुआ था? दुर्ग बना हुआ था, इसे हम कह सकते। और दुर्ग के साथ साथ में जो पूरा भाग था, उस पूरे भाग के चारों ओर प्राचीर से, मतलब दीवार से घिरा हुआ था, चारों ओर दीवार बनी हुई थी। इसका मतलब यह भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, दुर्ग यह कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बने होते थे। मतलब जो दुर्ग थे वह कच्ची ईंटों के जो चबूतरे होते थे, उस चबूतरों पे एक दुर्ग बनाया जाता था। नीचे चबूतरा बना दिया जाता था कच्ची ईंटों का, इस तरह से। इस चबूतरे के ऊपर क्या बना दिया जाता था मित्रों? दुर्ग बना दिया जाता था। देखिए, एक चबूतरा बना के, और इस चबूतरे के ऊपर क्या बना दिया जाता था? दुर्ग का निर्माण कर दिया जाता था। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। जो दुर्ग बना हुआ था, जो पश्चिमी उसका भाग था, वह पश्चिमी भाग दुर्गीकृत तो था ही, दुर्ग इसमें था ही, बल्कि जो पूरा भाग था वह पूरा भाग किससे घिरा हुआ था? दीवार से, मतलब चारों ओर प्राचीर से घिरा हुआ था। यह भी इसकी इंपोर्टेंट एक विशेषता है। इसके अलावा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का उपयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता है। अब ये भी देखिए, ये तो है दुर्गीकृत भाग का, हमने देख लिया। जो अधिकतर, जो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए आज तक, वह सभी स्थल कितने भागों में मिले हैं? 2 भागों में मिले हैं। जबकि एक धोलावीरा, एक अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं कि धोलावीरा जो था, वह धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, है ना, दुर्गीकृत में। इसके अलावा हमने 2 भागों में विभाजित कर लिया ना। जैसे एक धोलावीरा शब्द आता है, धोलावीरा। धोलावीरा कहां पे पड़ता है? कच्छ का रण, गुजरात में पड़ता है मित्रों। कहां पे पड़ता है? गुजरात में। ये धोलावीरा जो स्थल है, ये 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में। खुदाई के समय यह अवशेष मिले हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के जितने भी आज तक जो स्थल खोजे गए, उन स्थलों में से अधिकतर जो स्थल है वह 2 भागों में विभाजित है। एक ऐसा अपवाद है ये धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। एक तो इसका आता है दुर्गीकृत, इसका पश्चिमी भाग आता है एक तो आता है इसका पश्चिमी भाग, एक आता है इसका पूर्वी भाग, जिसको हम बोलते हैं निचला सार,
निचला शहर एक मध्य में इसके बना हुआ था, जो इसको बोलते हैं मध्य भाग। ये एक अपवाद के रूप में खुदाई के समय ये प्रमाण हमें मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा जो हमारा स्थल है, उस धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग हमें मिले हैं, जो पश्चिमी भाग था और जो मध्य भाग था, वह दोनों ही क्या थे भाई, जिसमें दुर्ग बने हुए थे। क्या बने हुए थे? दोनों में दुर्ग बने हुए थे। ये भी हमें ध्यान में रखना है। एक अपवाद एक अलग है, एक होता है मित्रों कालीबंगा का। किसका? कालीबंगा का। कालीबंगा जो वर्तमान में पड़ता है मित्रों राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में। राजस्थान के ही हनुमानगढ़ जिले में है। अब इसकी एक विशेषता है नगर नियोजन में कि जो कालीबंगा का जो नगर था वह 2 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 2 भाग में। बल्कि जो दोनों ही भाग थे वह दोनों ही भाग क्या थे भाई? दुर्गीकृत थे। क्या थे भाई? दुर्गीकृत थे। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि कालीबंगा की जो दोनों ही भाग क्या थे भाई? दुर्गीकृत थे। जबकि धोलावीरा में क्या था? एक तो पश्चिमी भाग था, एक पूर्वी भाग था, एक मध्य भाग था। इसमें पश्चिमी भाग और मध्य भाग में दुर्ग बने हुए थे, जबकि कालीबंगा में 2 ही भाग थे। 2 भागों में ये पूरा शहर बंटा हुआ था, जो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग था। इसमें पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में दोनों में ही दुर्ग बने हुए थे। तो इसका मतलब यह है कि यह बहुत बड़ी विकसित सभ्यता थी और यह बहुत बड़ा विकसित शहर था। अब देखो निचला शहर। अब निचले शहर की हम बात कर लेते हैं। ये ऊपर वाला शहर हो गया जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी भाग बोलते हैं, और निचले शहर को हम बोलते हैं पूर्वी भाग। कौन सा बोलते हैं मित्रों? पूर्वी भाग बोलते हैं। यार यहाँ पे कहा जाता है कि पूर्वी भाग में आम जनताएं निवास करती थी। आम जनता निवास करती थी। ये भी हमें ध्यान में रखना है। पूछ लिया जाए कि पुरोहित आवास या राजाशाही या राजाओं का निवास था, वह पश्चिमी भाग था, और जो पूर्वी भाग था वहां पे आम जनताएं निवास करती थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमें विशेषकर मित्रों ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें जो निचला शहर था, आवासीय भवनों के उदाहरण मिले हैं। आवासीय का मतलब आम जनता के रहने के लिए छोटे बड़े घर ऐसे मिले हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि आवास के लिए। अब देखो निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था। अब कहा नहीं जा सकता। अब देखो निचला शहर दीवार से घिरा हुआ था, यह भी कहा जा सकता है। किंतु कालीबंगा में जो नगर था वह क्या था भाई? जो दोनों ही नगर थे वह केवल मात्र क्या घिरे हुए थे? प्राचीर से घिरे हुए थे। बल्कि जो अधिकतर जो निचला शहर था वह दीवारों से घिरा हुआ नहीं था। इसलिए यहाँ पे जो दे दिया कि दीवार से घिरा गया था निचला शहर, इसका मतलब कालीबंगा में जो थे दोनों ही दुर्गीकृत थे और दोनों ही क्या? प्राचीर से घिरे हुए थे। कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था और नींव का कार्य भी करते थे। इसका मतलब है जो ऊंचे ऊंचे चबूतरे इस प्रकार से बनाए जाते थे इस सभ्यता में, तो हम ये कह सकते हैं कि चबूतरों के ऊपर जो घर बनाया जाता था या आवास का जो निर्माण होता था, तो वह इसलिए किया जाता था कि उसकी नींव मजबूत हो जाए, मतलब नींव का कार्य भी होता था। ये समझ लिया। नगर नियोजन मतलब नगर कितने भागों में विभाजित थे? सिंधु घाटी सभ्यता के 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में थे मित्रों? 2 भागों में विभाजित थे। एक तो था पश्चिमी भाग था, एक था पूर्वी भाग था। पश्चिमी भाग में पुरोहित आवास या हम कह सकते हैं कि राजाओं का निवास था, या हम ये भी कह सकते हैं कि धर्म गुरु रहते थे वहां पे। इसके अलावा जो पूर्वी भाग था वह पूर्वी भाग में आम जनताएं निवास करती थी, जिसे हम निचला नगर बोलते थे। जबकि एक धोलावीरा अलग था
जो 3 भागों में विभाजित था। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है आज तक एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। वह केवल मात्र एक ऐसा स्थल है धोलावीरा, वह 3 भागों में विभाजित है। जबकि एक कालीबंगा के बारे में ऐसा पूछा जाता है कि दोनों ही भाग क्या थे भाई, दुर्गीकृत थे, दोनों में ही क्या बने हुए थे, दुर्ग बने हुए थे। तो वो भाग था, कौन सा था मित्रों, कालीबंगा था। ये देखिए, ये है निचला शहर, कौन सा शहर है, ये निचला शहर, ये निचला शहर है। और ये कौन सा है, ऊपर वाला शहर का मतलब है ये दुर्गीकृत शहर था। अब ये था क्या, मतलब नगर नियोजन था इस सभ्यता के। अब हम देखेंगे भवनों का निर्माण, मतलब नगरों में भवनों का निर्माण किस तरह होता था। अब देखिए, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषता। अब भवनों के निर्माण में एक भवन था, उसमें मतलब पूरे शहर में नगर नियोजन में सड़कों और गलियों की विशेषता क्या थी। अब ये देखिए, मोहनजोदड़ो का एक ऐसा चित्र लिया गया है हमारे पास। अब देखो, समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधी सड़कें, जिसके कारण पूरा नगर विभिन्न आयताकार एवं खंडों में विभक्त हो गया है, जिसे जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति या चॉइस बोर्ड पद्धति भी कहते हैं। अब देखो, जो नगर बने हुए थे वह सारे नगर सड़कों का निर्माण था, वह इस तरह से, आजकल भी हम सड़कों का निर्माण करते हैं ना, इस तरह से बंटी हुई होती है ना। एक सड़क दूसरी सड़क को काटते हुए क्या है कि नगरों का निर्माण किया गया था इस तरह से। यहाँ पे चौराहे भी होते थे अलग अलग। इसका मतलब है जो सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी, किस रूप में काटती थी, समकोण में काटती थी। इस पद्धति को भी हम क्या कहते हैं, जाल पद्धति। मतलब सड़कें इस तरह से सड़कों का जाल बिछा हुआ था, तो इसे ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं और चॉइस पद्धति भी कहते हैं। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था, किसे किया गया था, मिट्टी को जमा के और उस मिट्टी से किया गया था सड़कों का निर्माण। ये देखिए, इसके अलावा देखो कालीबंगा में ऐसा भी मिला है कि सड़कों को पक्की करने के प्रयास से साक्ष्य कहां से मिले हैं भाई, कालीबंगा से मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एक विशेषता है कि सड़कों को पक्की करने का साक्ष्य कहां से मिला, कालीबंगा। सड़कों के किनारे, अब किनारे पानी निकासी के लिए क्या बनी हुई थी, नालियां बनी हुई थी। अब पूरा शहर था, शहर साज सजा हुआ था और सड़कें बनी हुई थी पूरे नगर में। सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड पद्धति हम कहते हैं, या जाल पद्धति। सड़कें जाल के रूप में बिछी हुई थी और सड़कों के किनारे क्या बनी हुई थी भाई, नालियां बनी हुई थी। जो गलियां थी, जो शहर की गलियां थी, उसमें जो नालियां थी वह पतली थी, और जो बड़ी बड़ी सड़कें थी, महानगरों में बड़ी बड़ी जितने जो सड़कें थी, उन सड़कों में जो नालियां थी, जो शहर का पानी बाहर निकलता था शहर से बाहर, वह नालियां थी बहुत बड़ी बड़ी। ये देखो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक एक चित्र लिया गया है। इसमें देखो कितनी बड़ी नाली का निर्माण किया गया था कि शहर से बाहर पानी को निकालने के लिए इतनी बड़ी नालियों का भी, और नालियों की यह भी विशेषता थी कि नालियों को ढका भी जाता था, है ना। नालियां, बंद नालियां मिली है। कौन सी नालियां, मोहनजोदड़ो में एक नाली और उसे विशाल प्रवेश को देखिए, ये देखिए आपके सामने ये चित्र दिया है। अब देखो, नालियों को थोड़ी दूर पर शोक पर क्या होता था, कूप होता था। जो नालियां बनी हुई थी ना, उस नालियों में, बड़ी बड़ी नालियों में पानी को सोखने के लिए भी क्या बनाए हुए थे, उस नालियों के अंदर कूप बनाए हुए थे, मतलब कुएं बनाए हुए थे, गड्ढे बनाए हुए थे सोखने के लिए। अब जिसमें गंदगी
रुकती थी और पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया था। जो नालियां बनाई गई थी उसमें अधिकतर जो निर्माण है वह पक्के ईंटों का है और बीच बीच में सोखते गड्ढे भी बनाए हुए थे ताकि वह गंदगी है उसमें रुक जाए और पानी आगे चला जाए। यह भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी नगर नियोजन में सड़कों की और नालियों की विशेषता। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए पूरा नगर नियोजन हमने सारी चीज पढ़ ली है। इस प्रकार नगरों का निर्माण हुआ था, नगर बसे हुए थे और नगरों में जो सड़कें थी एक दूसरे को इस तरह से समकोण में काटती थी और बीच में चौराहे बने हुए थे और नगरों में जो गलियां थी वह संकड़ी गलियां इस तरह से बंटी हुई थी और गलियों के किनारे किनारे क्या बने हुए थे मित्रों, आवास निर्माण किया गया था। ये भी हमें ध्यान में रखना है। और जो बड़ा जो नाला था वह डायरेक्ट कहां से, मतलब पूरे शहर से बाहर जाता था गंदा पानी। ऐसा नहीं है कि गंदा पानी कहीं शहर में रह जाए। और गंदे पानी के निकास के लिए बड़ी बड़ी नालियों का प्रयोग किया गया था और उस बड़ी नाले को छोटी नालियों के द्वारा जोड़ दिया जाता था। अब देखो ये बड़ी नाली बनी हुई है इस प्रकार। अब जो शहर में जो आवास थे, भवन जो निर्माण थे छोटे छोटे, वह इस गली में थे, इस तरह से बने हुए थे। और जो घरों का जो पानी है, घरों के पानी के लिए छोटी नालियां बन के इस नाली में आती थी, इस नाली में इस तरह से। और ये इस नाली का पानी बड़े नाले के अंदर जाता था और बड़े नाले का जो पानी है वह जाता था नगर से बाहर जाता था, नगर से बाहर। इस तरह से इस सभ्यता का नगर नियोजन था। इसकी नालियां बनी हुई थी या जल निकास जो पद्धति है वो इस प्रकार बनी हुई थी सड़कों के किनारे। और इस नालियों में क्या बने हुए थे, वो गड्ढे भी सोखते हुए गड्ढे बनाए गए। ये भी हमें ध्यान में रखना। अब देखिए इसके भवन निर्माण को। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो निचला शहर था उस निचले शहर में भवनों का निर्माण देखो किस प्रकार किया हुआ। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण, हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी। आजकल ही हम बना रहे हैं, मतलब उसके बीच में क्या बना देते हैं, आंगन बना देते हैं और आंगन के चारों ओर हम क्या बना देते हैं भाई, मकान बना देते हैं। जो आज की पद्धति है वैसी की वैसी पद्धति के अनुसार भी पहले ही निर्माण होता था। ये देखिए इसमें ये एक आंगन है और आंगन के चारों ओर क्या बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं। इस तरह से क्या बने हुए थे, भवन बने हुए थे हड़प्पा सभ्यता के, है ना। सने कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी बने हुए थे। मजबूती के लिए नींव भी इन मकानों में क्या की जाती थी भाई, भरी जाती थी। सड़कों के किनारे मकान बने थे जिसे सुविधा, हवा, साफ सफाई और पूर्णतः पूरी व्यवस्था के साथ में उनको सुरक्षित रखने के लिए, जल निकासी के लिए या हवाओं के लिए सारी चीजें आज की तरह बनी हुई थी। आज भी हम बनाते हैं, यदि कोई रास्ता है तो हम रास्ते में क्या, वो हम बाहर निकाल लेते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हवा के लिए हम झरोका बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, झरोका। उसी तरह से पहले भी जो आवास बनते थे उन आवास में जो क्या थे भाई, गलियां थी, उन गलियों पे क्या बने हुए थे, झरोके बने हुए थे। और घर के अंदर ही क्या थे, स्नानागार थे और घर के अंदर ही बाथरूम और शौचालय थे। और घर के अंदर ही देखो आवास निर्माण में अलग अलग कमरे, रसोई, किचन, सारे सब कुछ अलग थे आज की तरह। ये प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के समय प्राप्त हुए हैं। इनका था ये भवन निर्माण का
किस तरह से साज सजे हुए थे। देखो, जो मकान जमीन से ऊंचाई पर बने हुए थे, अब देखो जो मकान बने हुए थे इस तरह से, आज के भी जो मकान है जिसे हम नीचे कुर्सी बोलते हैं, कुर्सी के ऊपर खड़े हुए थे मकान, है ना, ऊंचाई के ऊपर, कुछ ऊंचाई पहले चिनाई कर दी जाती थी, उसके बाद में मकान बनाए जाते थे। तो इसका मतलब है मकानों की नींव भी भरी जाती थी और मकान कुछ ऊंचाई के ऊपर भी बनाए जाते थे, और मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। जो मेन जो मुख्य द्वार है वो किसकी ओर खुलता था, मतलब दरवाजे थे वह सड़कों की ओर खुलते थे, और इसका जो मुख्य द्वार है वो गली में खुलता था। कहां पे खुलता था? गली में खुलता था, जिसके कारण भारी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण से सुरक्षित रहा होगा। सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकास के लिए क्या नालियां बनी होती थी, और नालियों को ढकने की भी क्या विधि थी, व्यवस्था थी। अब ढकने, आजकल की जो नालियां हैं हमारे भारत में, तो वो भी इस व्यवस्था के अंदर नहीं है, जो ढकी हुई नालियां मिलती, बड़े बड़े शहरों में मिलती है, बल्कि छोटे शहरों में ऐसी नालियां हैं जो छोटी नालियां वो ढकी हुई नहीं मिलती है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में जो नालियां मिलती है, तो वो क्या अधिकतर ढकी हुई मिलती है, बंद नालियां मिलती है। नालियों को फर्श से ढका जाता था, और नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर तक क्या थे भाई, सोखते हुए गड्ढे बने हुए थे, कूप बने हुए थे। ये भी ध्यान में रखना है, जिसमें गंदगी क्या है, रोकी जा सके। अब देखो, पक्के ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया था। जो नालियां बनाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, भवन निर्माण में या भवनों के निर्माण में अधिकतर पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ है। यह भी ध्यान में रखना है कि भवनों का जो निर्माण है वह अधिकतर पक्की ईंटों का बने हुए थे, पक्की ईंटों के बने थे। अब जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन थे वह किसके बने थे, कच्ची ईंटों। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा नाम आता है ना, इसका क्या नाम आता है, कालीबंगा। कालीबंगा में जो नगर मिला है वह कच्ची ईंटों का निर्माण था, और कालीबंगों में जो नालियां थी वह नालियां किसकी मिली है मित्रों, लकड़ी की नालियां मिली है। किसकी नालियां मिली है मित्रों, लकड़ी की नालियां मिली है। ये भी इसकी अलग से इसकी विशेषता है कि भवन जो निर्माण थे वह पक्की ईंटों से बने हुए थे। इसके अलावा कालीबंगा में, हड़प्पा सभ्यता का जो कालीबंगा शहर है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, गगर नदी के किनारे, उसमें जो भवन बने हुए थे वह कच्ची ईंटों के बने हुए थे। इसके अलावा जो कालीबंगा की जो नालियां थी सड़कों के आसपास में, वह बनी हुई थी, लकड़ी की नालियां मिली है। इसके अवशेष भी मिले हैं, किंतु जो अधिकतर जो नालियां थी वह पक्की ईंटों से बनी थी। इसका भी हमें ध्यान में रखना है मित्रों। देखिए, थे इनके सार्वजनिक भवन। अब देखो, एक तो भवन निर्माण हो गया, और भवन निर्माण में एक सार्वजनिक भवन निर्माण हो गया। कौन सा? सार्वजनिक भवन निर्माण। अब देखो, सार्वजनिक भवन निर्माण के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था। ये हमने पढ़ लिया इनकी नगर नियोजन में, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन और निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। जो उनका जो ऊपरी हिस्सा था जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी भाग, जिसे हम बोलते हैं पुरोहित आवास, पुरोहित आवास या राजा का आवास है। इस आवास में क्या बने हुए थे मित्रों, ये भी ध्यान में रखना है कि जो आवास बने हुए थे, जो पश्चिमी भाग था उस पश्चिमी भाग में क्या बने हुए थे भाई, सार्वजनिक भवन बने हुए थे। क्या बने हुए थे, सार्वजनिक भवन। जैसे कोई यात्रीगण आते थे उसको ठहराने के लिए, या कोई आम सभाएं होती थी, या कोई सार्वजनिक सभाएं होती थी, उन सभा को करने के लिए क्या बने हुए थे,
सार्वजनिक भवन बने हुए थे। यह भी अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष भी मिले हैं। आजकल हम सार्वजनिक भवनों को क्या बोलते हैं, राजकीय भवन भी बोलते हैं। इसलिए हम आज की दृष्टि से हम कह सकते हैं ये भवन किस थे, भाई राजकीय दृष्टि थे। देखो एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर क्या है, चौड़ा है। ये स्मारक उस काल की संपन्नता का क्या है, परिचय है। मतलब इसकी बहुत बड़ी ऐसी पहचान है, मोहनजोदड़ो से एक ऐसा सार्वजनिक भवन मिला है जो लंबा कितना है, 70 मीटर और 24 मीटर चौड़ा है। इतना बड़ा एक विशाल सार्वजनिक भवन मिला है जिसे क्या करते थे, क्या या राजकीय भवन भी कह सकते थे या सार्वजनिक भवन है जहां पे क्या किया जाता था, कोई भी लड़ाई दंगे हो जाते थे या इस सार्वजनिक भवन में या किसी तरह की कोई मीटिंगें बुलाई जाती थी या किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लोगों को देनी थी आम जनताओं को, तो कोई भी सूचनाओं के लिए तो उस सार्वजनिक भवन में आम सभाएं करवा के क्या है कि लोगों को सूचना प्रोवाइड की जाती थी। देखो यहां पर 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष है या अवशेष भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अब देखो एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श या धार्मिक आयोजन या सामाजिक आयोजन के लिए भी किया जाता था। आज भी हम भवन बनाते हैं बड़े बड़े शहरों में, है ना, अलग अलग समाज के अलग अलग भवन बनते हैं आजकल, जबकि वहां पे जो भवन थे वह सामाजिक मतलब जो समाज में जो भी शादी विवाह जो भी जितने भी फंक्शन होते थे उन फंक्शनों का आयोजन किया जाता था उन सार्वजनिक भवनों में, या कोई धार्मिक जो आयोजन होता था वह भी इन सार्वजनिक भवनों में, या कोई विचार विमर्श किया जाता था वह भी सार्वजनिक भवनों में, या आम जनताओं को कुछ निर्देश देना होता था तो वह भी सभाएं की जाती थी। वह सभी सभाएं कहां पे की जाती थी, इन्हें सार्वजनिक भवनों में की जाती थी। और वह सार्वजनिक भवन कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले बड़े बड़े। ये देखिए ये एक सार्वजनिक भवन है, ये क्या दिखाई दे रहा है, सार्वजनिक भवन है और लोग आते और जाते इस तरह से लोग आते जाते थे, है ना। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, इसकी सबसे बड़ी एक विशेषता है। अब देखिए विशाल स्नानागार, ये सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट एक विशेषता है कहां की, मोहनजोदड़ो की। कहां की है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता है खुदाई में जो पश्चिमी आवाज था जिसे बोलते हम ध्रुव वाला भाग। कौन सा भाग था, पश्चिमी भाग, जो ऊपर वाला भाग है जिसमें ध्रुव बना हुआ था। इस ध्रुव वाले भाग में एक क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार कहां से, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है ये मोहनजोदड़ो की कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार, स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था। मतलब जो किला था, जो दुर्ग वाला भाग था, उस दुर्ग वाले भाग में क्या बना हुआ था, एक विशाल स्नानागार था। हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में कोई न कोई राजाओं का निवास था। और आज हम यह कह सकते हैं कि जो स्विमिंग पूल होता है तो वह स्विमिंग पूल की तरह इस तरह से ये क्या है कि जलाशय बने हुए थे इसका विशाल स्नानागार नहाने के लिए। अब देखो जो ये स्नानागार था, उस स्नानागार का जो आकार था वह था 11 इंटू 88 मीटर, 11.88, साथ में 7.01 इंटू 2.43 मीटर। इतना बड़ा एक क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। मतलब इसकी जो लंबाई थी वह लंबाई 11.88 मीटर थी
और इसकी चौड़ाई थी वह 7.01 मीटर थी, और इसकी जो गहराई थी वह गहरा था वह 2.43 मीटर था। इतना बड़ा एक विशाल स्नानागार मिला है। और इस विशाल स्नानागार की एक और विशेषता है, इसके दक्षिण में और उत्तर में क्या मिली है, सीढ़ियां मिली है। क्या मिली है, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां। मतलब है लोग आने जाने के लिए, इसके अंदर नहाने के लिए जो इसके अंदर आते थे स्नानागार में, तो क्या बनी हुई थी भाई, सीढ़ियां भी बनी हुई थी। वह किस दिशा में बनी हुई थी, उत्तर और दक्षिण में, उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में। यह भी हमें ध्यान में रखना है। देखो तल पर सीढ़ियां बनी हुई थी, मतलब सीढ़ियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी। जो पूरा ही ये स्नानागार था, ये स्नानागार किसे बना हुआ था, पक्की ईंटों से बना हुआ था। और स्नान कुंड के चारों ओर कमरे और बरामदे भी बने हुए थे। ये भी इसकी बड़ी विशेषता है कि वास्तव में या तो कोई धार्मिक स्थल है। आजकल हम कहते हैं ना पुष्कर, नहा के आओ, उस पुष्कर के चारों ओर वो झील बनी हुई थी, उस झील के चारों ओर कमरे बने हुए थे। जो नहा के आते थे, स्नान करके आते थे, जहां पे स्नान करने आने के बाद में वह बिस्तर वगैरह या रहने के लिए, वह कपड़े चेंज करने के लिए ऐसे पास पास में क्या बने हुए थे, बरामदे भी बने हुए थे और भवन भी, कमरे भी बने हुए थे इनके पास में। इसका मतलब यह बहुत बड़ी इसकी विशेषता है। ये मिला कहां से मित्रों, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। देखो स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ था। क्या बना हुआ था, स्नान जो कुंड है, ये स्नानागार है, इसके पास में एक क्या मिला है मित्रों, कुआं मिला। देखो यहाँ पे क्या मिला है, कुआं। कुआं मिला है। इस कुएं का पानी किसमें जाता था, कुंड में आता था। और कुंड से क्या किया जाता था कि इस स्नानागार को भर दिया जाता था। यह भी हमें ध्यान में रखना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार प्राप्त हुई है। ये एक क्या है, नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। और कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखिए, कुंड के गंदे पानी की निकासी के लिए अनेक दरवाजे, और गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकाला जाता था। ये हमने चर्चा कर ली थी। स्नानागार की दीवारों का निर्माण मतलब सीलन से बचने के लिए डबर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था। मतलब सीलन है, यदि सोख ना जाए, यदि पानी डाला जाए, तो एक तो पक्की ईंटों का निर्माण है, एक तारकोल इसके अंदर बिछा हुआ था। यह भी ध्यान में रखना है कि तारकोल की लेप लगी हुई थी। ये देखो स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी थी। अब देखो थी या नहीं थी, किंतु हम मान सकते हैं पुरातात्विक वेताओं ने ये कहा है कि इस स्नानागार में क्या थी भाई, गर्म पानी की व्यवस्था थी। कि कोई राजा या रानियां जो नहाती थी, नहाने के लिए किस प्रकार की, सर्दी गर्मी में गर्म पानी की व्यवस्था थी। नोट, ये नोट करके लिख लो मित्रों। इस स्नानागार के बारे में अर्नेस्ट मैके ने यह कहा है कि यह स्नानागार पुरोहित के स्नान के लिए होता था। मतलब पुरोहित के स्नान के लिए, इसका मतलब है पुरोहितों का निवास था। यह भी हमें ध्यान में रखा है, अर्नेस्ट मैके ने कहा है। अब देखो अन्न के भंडार, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण और नगर नियोजन में या इसकी वास्तुकला में नगर नियोजन पढ़ लिया। नगर नियोजन के बाद में जो इसकी जो नालियां हैं, सड़कों का जो निर्माण है वो हमने पढ़ लिया। इनके बाद में जो भवन निर्माण है वो पढ़ लिए, और सार्वजनिक भवन निर्माण है वो पढ़ लिए कि कहाँ कहाँ सार्वजनिक भवन निर्माण हड़प्पा से ऐसे मिले हैं, और नालियों का विस्तार किस प्रकार था,
सड़कों का निर्माण किस तरह से बना हुआ था। इसके अलावा हमने ये पढ़ लिया कि मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब एक हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा में एक क्या मिला है, अन्नागार मिला। क्या मिला है, अन्नागार। अब ये अन्नागार था, ये छह की दो पंक्तियों में विभाजित था। कितनी पंक्तियों में, दो पंक्तियों में। इसका मतलब है 12 अन्नागार, बड़े बड़े इस तरह से 12 अन्नागार मिले हैं, 6 इधर थे 6 इधर थे। अब ये हड़प्पा सभ्यता, ये अन्नागार किस नदी के किनारे था, ये भी ध्यान में रखना है, रावी नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे तट पे बना हुआ था, ताकि जहाज आते और जाते थे सामान ढोने के लिए, जहाजों को भरने के लिए। इसके पास में क्या, एक नहर, मतलब रावी नदी के तट पे इन बड़े बड़े अन्नागारों का निर्माण किया गया था। और अन्नागार की विशेषता कहां से मिली है, किस स्थल से मिली है, हड़प्पा से मिली है। कौन से स्थल से, हड़प्पा। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है मित्रों, रावी नदी के तट पे। कौन सी नदी तट पे है, रावी नदी तट पे है। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी, यह भी ध्यान में रखना है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम ये खोजा गया इस सभ्यता का स्थल है जो हड़प्पा है, जिसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। देखो अन्न के भंडार, अन्न के भंडार के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा के जो नगर थे, उत्खनन में यहाँ में किले के राजमार्ग में छह पंक्तियों के अन्न भंडार मिले हैं। कहां से मिले हैं, हड़प्पा नगर से मिले हैं, ध्यान में रखिए। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई कितनी थी, 7 मीटर थी। इसका मतलब है 18 इंटू 7। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर होता था, मतलब जो मुख्य द्वार होता था किसकी ओर होता था, नदी की ओर होता था। और वह नदी कौन सी थी, रावी नदी थी, क्योंकि यहाँ पे सामान जल मार्ग से आता था। ये भी ध्यान रखिए। अन्न भंडार में मतलब एकत्रित किया जाता था सामान, या आता था, या जो अन्न आता था, या जो जितना भी सामान आता जाता था वह जल मार्ग से ही होता था। नहीं, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी विशेषता ये कहां की है, हड़प्पा की है। और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और हड़प्पा कहां पे पड़ता है, अभी हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान में। कहां पे पड़ता है मित्रों, पाकिस्तान में पड़ता है। ये भी ध्यान में रखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। कौन से में, पंजाब प्रांत में पड़ता है। ये हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। तथा जल निकास प्रणाली, ये हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, नालियों के बारे में, सड़कों का निर्माण है। तो जल निकास प्रणाली के बारे में हम वापस चेक कर लेते हैं कि हड़प्पा संस्कृति नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद में जो वैदिक सभ्यता आएगी, उस वैदिक सभ्यता को हम ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं। तो इसका एक अन्य नाम भी है कि भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी भाई, हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। घरों का गंदा पानी मतलब सड़कों के किनारे बनी नालियों में जाता था, और नालियों का पानी बड़े नाले में, बड़ी बड़ी राजमार्गों पे बनी जो बड़ी नालियां होती थी, इन नालियों में जो घरों का पानी है, पहले तो नालियों में आता था, और नालियों का पानी है कहां पे जाता था, बड़े नाले में जाता था। और बड़े नाले का जो पानी है जो शहर से बाहर जाता था, शहर से बाहर। भी ध्यान में रखिए। अब देखो नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नालियों को क्या किया जाता था, प्लास्टर का मतलब है पक्का किया जाता था। और नालियों को कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नालियां थी वह पक्की बनी हुई थी। जबकि एक ऐसा स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा की जो नालियां मिली हैं वह कालीबंगा की नालियां
किसकी बनी हुई थी मित्रों? अभी तो मैंने बताया था, लकड़ी की नालियां मिली। कहाँ की? लकड़ी की नालियां। और नालियां किस प्रकार की थी? ढकी हुई थी। किस प्रकार की? बंद नालियां जिसे बोलते हैं, ऊपर से बंद थी, ढकी हुई थी। ये लकड़ी की नालियां कहां से बनी है? मतलब कालीबंगा से मिली है। यह है सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था थी। उनकी प्रेरणा के आधार पर ही आज का जो निर्माण हो रहा है, इसी के आधार पर हम कर रहे हैं। ये देखो, इसके अलावा नोट, प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा, किसकी बात करें हम? प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा की मान्यता है कि कांस्य युगीन की किसी भी दूसरी सभ्यता में सफाई और स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना हड़प्पा देश के निवासियों ने दिया था। अब देखो, ये एक पुरातात्विक है, इतिहासकार रामचंद्र शर्मा। ये कहते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इस हड़प्पा सभ्यता में मिली नालियों के बारे में ये कहते हैं कि इस युग की, कांस्य युगीन की जितनी भी सभ्यता है पूरे विश्व में, उन सभ्यताओं में एक हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से अलग है। क्योंकि स्वच्छता की दृष्टि से देखें या साफ सफाई की दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण थी, वो थी। गंदगी 1% भी नहीं थी। घरों का पानी नालियों में जाता था और नालियों का पानी बड़े नाले में जाता था और बड़े नाले का पानी है और शहर से बाहर जाता था। इस तरह से साफ सफाई थी। नोट, बहुत है ना, बहुतायात से पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटें थी। अब ईंटें भी जो बनाई गई थी, जो भवन बनते थे, जो नालियां बनती थी, जो भवनों में जो स्नानागार होते थे या किसी भी प्रकार का कोई निर्माण होता था, वह अधिकतर पक्की ईंटों से बना हुआ था। कौन सी ईंटों से? पक्की ईंटों से बना हुआ था। और कहीं कहीं पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग है? पक्के ईंटों के साथ में पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था। जो चबूतरे होते थे, जो निचले, वो पत्थर के बने हुए थे, उसके चबूतरों के ऊपर क्या बना दिए थे? आवास बना दिए जाते थे या दुर्ग बना दिए थे। अब 4 प्रकार की ईंटें थी। एक आयताकार ईंटें, आयताकार जो ईंटें होती थी उसका आकार था 4:2:1, इस तरह से बनी हुई थी आयताकार ईंटें। इसके बाद में एल आकार की ईंटें, एल आकार की ईंटें, इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। जैसे कोना, कहीं कोना आ गया तो वहां पे कोने में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? एल आकार की। नोकदार ईंटें, इनका प्रयोग कुओं में किया जाता था, इस तरह से घुमावदार। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना है। और टी प्रकार की ईंटें, अब जो इस प्रकार की ईंटें थी, जो कुएं बनाए जाते थे ना गोल गोल, उस कुओं में नोकदार ईंटों का प्रयोग। इसके बाद में टी प्रकार की ईंटें, है ना, इनका प्रयोग सीढ़ियों को बनाने में किया जाता था। अब देखो, अलंकृत ईंटा निर्मित फर्श कालीबंगा से मिला है। जो अलंकृत ईंटे, अलंकृत ईंटे का मतलब है कुछ ऐसे स्थल मिले हैं जैसे कालीबंगा है, उन कालीबंगा में जो ईंटें मिली, अलंकृत मिली है, उसके ऊपर कुछ चित्र अंकित है ना, जो अलंकृत ईंटें। अब देखो, एक चन्हुदड़ो से एक ऐसा साक्ष्य मिला है ना, जहां पे मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का साक्ष्य मिला है एक ईंट के ऊपर। देखो देखो, ईंटों पर है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। कहां से मिले हैं? ये चन्हुदड़ो से मिले हैं। ये चन्हुदड़ो कहां पे पड़ता है मित्रों? पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में। ये भी ध्यान में रखना है। और पाकिस्तान में कहां पे पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। और चन्हुदड़ो से विलासिता की वस्तुएं बहुत मिली है ना। एक ये नगर कहा जाता है कि विलासिता की दृष्टि से जितने भी विलासिताओं का निर्माण होता था वह चन्हुदड़ो में सबसे ज्यादा होता था। जैसे होटलाली हो गई महिलाओं के लिए, है ना, जैसे सास सजाने के लिए अलग हो गए, घुघरालू बाल हो गए, उस तरह से चन्हुदड़ो में विलासिता की या मन के बनाने के जो कारखाने हैं, व्यापार की दृष्टि से चन्हुदड़ो बहुत बड़ा विकसित शहर था इस सभ्यता का। तो अलंकृत ईंटें भी मिली है कालीबंगा से। इसके अलावा
चन्हूदड़ों की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे मिले हैं, पैर मिले हैं, पंजे के निशान मिले हैं। तो पुरातात्विक वेताओं ने यह अनुमान लगाया कि बिल्ली भागती जा रही थी आगे और पीछे पीछे कुत्ता उसको शिकार के लिए उसके पीछे भाग रहा था। यह भी अनुमान कहां से मिला है? चन्हूदड़ों से मिला है। इस प्रकार की ईंटें भी भवनों के निर्माण में उपयोग में ली जाती थी। अनेक पुरातात्विक वेताओं ने यह क्या है अपने अपने मत प्रदान किए हैं, किंतु ये केवल माना जा सकता है, इस प्रमाण को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है कि वास्तव में ये सभ्यताएं इस प्रकार पल्वित थी या नहीं थी। केवल हम मान सकते हैं उन प्रमाणों के आधार पर। तो ये भी ध्यान में रखिए। अब देखिए मित्रों, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है और ये क्लास थी थ्योरी की क्लास, प्राचीन भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता में। हमने पार्ट नंबर 2 पढ़ लिया। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? इनका नगर नियोजन पढ़ा था। क्या पढ़ा था मित्रों? नगर नियोजन। और नगर नियोजन या वास्तुकला पढ़ी थी। देखो, नगर नियोजन में यह पढ़ा था कि नगर दो भागों में विभाजित थे, एक तो पूर्वी और पश्चिमी भाग। वास्तुकला में भवनों का निर्माण किस प्रकार था, भवन किस प्रकार बने हुए थे, आंगन पर आधारित थे सारे के सारे भवन। आंगन के चारों ओर मकान थे जो आजकल बनते हैं, आंगन बंद भी हुआ करता था ऊपर से। इसका मतलब है जो आज की व्यवस्था है, आज की जो परंपरा है वह प्राचीन परंपरा भी थी। और इसके अलावा जो नगर थे उन नगरों में जो सड़कें थी वह समकोण में एक दूसरे को काटती थी। जो आजकल के बड़े बड़े महानगर हैं, इधर वाली सड़क यहाँ से मिली, इधर वाली सड़क यहाँ पे एक चौराहा बन गया, इधर वाली सड़क यहाँ पे एक चौराहा बन गया, एक इधर वाली, मतलब बड़े बड़े राजमार्ग भी होते थे। और सड़कों के किनारे क्या बनी हुई थी? नालियां बनी हुई थी और छोटी छोटी गलियां थी। और छोटी छोटी गलियों में क्या बने हुए थे? इस तरह से आवास बने हुए थे। उन आवासों का पानी क्या होता था? इन सड़कों के किनारे जो बनी नालियां थी इस नालियों में आता था। और जो नालियों का पानी बड़े नाले में आता था और बड़े नाले का पानी है जो शहर से बाहर जाता था। ये नगर नियोजन में हमने पढ़ा। और वास्तुकला में इनके भवन निर्माण किस प्रकार बने हुए थे, भवनों के निर्माण में क्या क्या प्रयोग में लिया गया था। देखो, पक्की ईंटें भी थी, पक्की ईंटों का प्रयोग, इसके साथ में पत्थर का भी प्रयोग, देखो पत्थरों का भी प्रयोग हुआ था। इसके अलावा मुलायम पत्थर होता था, चिकनी मिट्टी का भी प्रयोग होता था, कच्ची मिट्टी का भी प्रयोग होता था। ये भी ध्यान में रखिए। जबकि भवनों के निर्माण में पत्थर के अवशेष बहुत सारे मिले, हड़प्पा से भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं। साथ में एक धोलावीरा जो स्थल आता है, धोलावीरा स्थल में एक क्या मिला है मित्रों? साइन बोर्ड मिला है। क्या मिला है? साइन बोर्ड। एक भवन बना हुआ था धोलावीरा में इस तरह से। इस भवन के ऊपर क्या एक साइन बोर्ड था। इस साइन बोर्ड के ऊपर क्या है? 10 चित्र अंकित थे, 10 चित्र अंकित थे। इसको बोलते हैं साइन बोर्ड, जो पूरी विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में लिखित प्रमाण, ये पहला ऐसा साक्ष्य है धोलावीरा। जहां पे और धोलावीरा की एक सबसे बड़ी विशेषता थी नगर नियोजन में कि ये कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। ये भी हमने देख लिया, इसकी भी इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी। इसके अलावा हमने एक कालीबंगा में अलग से पढ़ा था। कालीबंगा, कालीबंगा का जो 2 भाग थे, दोनों भाग पूर्वी और पश्चिमी भाग, दोनों ही भाग क्या थे भाई? दुर्ग से घिरे हुए थे, मतलब दोनों में दुर्ग बने हुए थे और दुर्ग चारों ओर से प्राचीर से घिरे हुए थे। ये हमने क्या देख लिया? आज नगर नियोजन और वास्तुकला हमने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की हमने पढ़ ली। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी इस चैनल को कीजिए और आगे दोस्तों को आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इतिहास है सब पढ़ सके, सब विद्यार्थी पढ़ सके, ताकि ये भ्रम ना रहे कि इतिहास हार्ड विषय,
कोई हार्ड विषय नहीं है। आज की दृष्टि से हम देखें तो आज का जो सेम जो आज की कहानी है तो वही बनती, वही पहले के इतिहास में उसी तरह से बनती थी। देखो जो आज के जो भवन निर्माण है उसी तरह से पहले जो भवनों का निर्माण होता था, आज की जो नालियां बन रही हैं उसी तरह से पहले नालियां बनती थी। उसी तरह से स्नानागार है, अन्नागार है, उसी तरह से अन्न के जो भंडार है उसी तरह से मिलते थे, है ना। तो मित्रों ध्यान में रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।